नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। बंगाल में कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी। तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से कुछ घंटे पहले बंगाल में सियासी माहौल जबरदस्त गर्म हो गया है। अमित शाह ने कहा कि इस बार कोई खेला नहीं होगा, बंगाल में बदलाव होगा। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि खेला तो होगा और इसका नाम है दुर्दांत खेला। ममता ने कहा कि बंगाल में इस बार बदलाव नहीं, बदला चाहिए, लोकतंत्र का बदला। तो इस बीच चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में वोटिंग से पहले सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम कराए हैं। सेंट्रल फोर्सेस के 2.5 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती हुई है। जिन इलाकों में कल वोटिंग होनी है, वहां से बाहरी लोगों को बाहर कर दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड्स की गाड़ियों पर कैमरे माउंट किए गए हैं। दिल्ली के कंट्रोल रूम में लाइव फीड की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस को इस दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है। वोटिंग से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग ने सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की। इन सब बातों से ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश कर ले, बंगाल के लोग बीजेपी को बैरंग वापस भेजेंगे। जो लोग आज गड़बड़ी कर रहे हैं वो याद रखें, उन्हें बंगाल में ही रहना है और बीजेपी की जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिन की है। लेकिन अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बंगाल में अब दीदी की विदाई तय हो चुकी है। 4 मई के बाद ममता के गुंडों का हिसाब किया जाएगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए हैं, उनका ग्राउंड पर क्या असर दिख रहा है, बंगाल के लोगों के मन में क्या है, जिन इलाकों में फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है वहां के सियासी समीकरण कैसे बन रहे हैं, बीजेपी के नेता क्या कुछ दावे कर रहे हैं और जमीन की हकीकत क्या कहती है, यह सब मैं आपको आज की बात में बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की फुल प्रूफ तैयारियों से। फर्स्ट फेज में बंगाल की जिन 152 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां पर पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम्स पहुंच चुकी हैं, सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी हो चुकी है। अब से 10 घंटे बाद कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। नॉर्थ बंगाल के अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर और मालदा जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की 22, बीरभूम की 11, बांकुड़ा की 12, ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर की 31, वेस्ट वर्धमान की 9, पुरुलिया की 9 और झारग्राम की 4 सीटों पर भी कल ही वोटिंग होनी है। इन जिलों में बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 152 सीटों में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 50 से 80% तक है। 17 सीटें ऐसी हैं जिन पर 30 से 50% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन 152 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, उन पर पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 59 सीटें जीती थी। इन 16 जिलों में ज्यादातर पोलिंग बूथ्स सेंसिटिव हैं और इसीलिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर सिर्फ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। 152 सीटों पर 2407 कंपनियां यानी 2.5 लाख से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। इसका मतलब यह है कि बंगाल में इस बार मोटे मोटे तौर पर हर 100 वोटर पर 1 जवान की तैनाती है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग से 4 दिन पहले से ही शराब की दुकानें बंद करा दी गई हैं। पहली बार वोटिंग से 48 घंटे पहले बाइक से चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकलते हैं वो बाइक पर पीछे किसी को नहीं बैठा सकते। बाहरी लोगों को वोटिंग वाले इलाके छोड़ने के लिए कहा गया है। होटल्स को भी बाहरी लोगों को कमरा ना देने के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को बख्तरबंद गाड़ियां मुहैया कराई हैं ताकि वो एरिया डोमिनेशन कर सकें। चुनाव के ऑब्जर्वर्स की गाड़ियों पर माउंटेड कैमरे लगाए गए हैं जो लगातार चुनाव क्षेत्र की लाइव फीड
सेंट्रल कंट्रोल रूम में भेजते रहेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल में लोग बिना किसी डर के वोट डाल सकें, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए कड़े इंतजामात जरूरी थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस बार बंगाल का चुनाव भयमुक्त और हिंसा मुक्त होगा। इस बार के बंगाल चुनाव में राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों का कोई दखल नहीं होगा। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस बार बंगाल में चुनाव आयोग छापा मुक्त, बूथ जैमिंग मुक्त, सोर्स जैमिंग मुक्त और वोटर को लालच देने से मुक्त चुनाव होगा। चुनाव आयोग की सख्ती का असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाहर से आ रहे एक एक शख्स के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती से ममता बनर्जी खासी नाराज हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र के महापर्व को जंग में तब्दील कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसे इंतजामात कर रहा है मानो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी हो। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को दादागिरी की पूरी छूट दे रखी है। बड़े पैमाने पर धांधली करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों को वोटिंग स्लिप्स पहुंचाएंगे। আপনারা কি জানেন মা ভাই বোনেরা, কোনোদিনও শুনেছেন একটা নির্বাচনে লড়তে গেলে দিল্লি থেকে যত ফোর্স সেন্ট্রালের 2 লক্ষ পুলিশ নিয়ে এসছে, আর আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে। কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না, ওরা বিজেপিকে চেনে। আমি গতকাল শুনলাম কোলাঘাট থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, এমনকি প্রেস যেতে পারছে না, বাইক বন্ধ করে দিয়েছে, রেল বন্ধ করে দিয়েছে, রোড বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে যারা ভোটার তারা যাবে কি করে, যারা বাইরে কাজ করে? মাথায় রাখবেন, আজ পর্যন্ত কি ভোটার লিস্ট বের করেছে, কতজনকে ঢুকিয়েছে আমরা এখনো জানি না। কিন্তু কাল যেখানে নির্বাচন আছে সবাইকে বলবো লিস্টটা দেখে নিতে। এবং বিএলওদের বলা হচ্ছে 100 জনের নাম উঠলে 25 জনকে স্লিপ দাও, 75 জনকে দেবে না। ममता बनर्जी कह रही थी कि चुनाव के लिए दिल्ली से 2 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाई गई हैं। बंगाल की पुलिस भी सिर्फ बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। जिलों की सड़कों को बंद कर दिया गया है, बाइक पर बैन लगा दिया गया है। लोग अपने ही घरों में कैदी बन गए हैं। ऐसे में वोट कैसे करेंगे? ममता ने दावा किया कि चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो 100 लोगों में से सिर्फ 25 को ही पर्ची दें, 75% को स्लिप ही ना दें। फर्स्ट फेज में बंगाल की जिन 152 सीटों पर कल वोटिंग होगी, वो बंगाल का भविष्य तय करेंगी। फर्स्ट फेज से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हैं और ममता बनर्जी को भी। पिछले चुनाव में इन 152 में से 92 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। ममता इस बार 100 से ज्यादा जीतना चाहती हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी। उनमें से 59 सीटें फर्स्ट फेज की इन्हीं 152 सीटों में से आई थी। इसलिए बीजेपी इस इलाके में अपनी टैली बढ़ाने पर जोर लगा रही है। आज बीजेपी ने सभी नेताओं ने दावा किया है कि फर्स्ट फेज में वो 100 का आंकड़ा पार कर लेंगे। बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट पर भी कल ही वोटिंग होगी। आज सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बीजेपी पहले दौर की 152 में से 90% सीटें जीतेगी, यानी 135 से 136 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज बीजेपी का कोर एरिया है। पिछली बार बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की थी। मुस्लिम बहुल मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। इसलिए इस बार बीजेपी अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी। पहले फेज का चुनाव हो रहा है, आप दोनों फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले फेज की 152 सीटों का आपका आकलन क्या है? देखिए, मैं तो गणितकार नहीं हूं, लेकिन ये पहले चरण तो बीजेपी का कोर एरिया है। मालदा से लेकर अलीपुरद्वार, पुरुलिया, बांकुड़ा से लेकर ईस्ट वेस्ट, मिदनापुर, झारग्राम, वेस्ट बाड़वान, यहाँ अब मान के चलिए 90% सीट बीजेपी को आ जाएगा। कुछ मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ भी टीएमसी के जितना मुश्किल है।
दूसरा पार्टी जीत सकता है। और बाइफर्केशन ऑफ द वोट का उसमें बीजेपी को भी जो हमारी खास वोट बैंक है, सनातनी वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, को लेकर हम भी कुछ अप्रत्याशित सीट भी जीतने वाला है। ये सब मिला के नेक्स्ट चरण में थोड़ा बहुत सीट हम लोग का जरूरत है 148 के लिए। इस पहले चरण में बहुत अच्छा सीट मिलेगा और सेकेंड फेज में हम लोग को कुछ सीट का जरूरत होगा मैजिक फिगर के। तो बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत का दावा योगी आदित्यनाथ ने भी किया। कोलकाता की एक रैली में योगी ने कहा कि बीजेपी फर्स्ट फेज की 80% यानी करीब करीब 120 सीटें जीतने जा रही है। आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहीं बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक अलग ही तरह का दावा किया। हिमंता ने कहा कि असम में बीजेपी जीत की सेंचुरी मारेगी और बंगाल में डबल सेंचुरी लगाएगी। चुनाव है, काल पहला फेज होगा, 29 तारीख सेकेंड फेज होगा। इसका पहले 9 तारीख असम का चुनाव हुए। मुझको रिपोर्टर ने पूछा कि असम में चुनाव रिजल्ट क्या होगा। मैंने लोगों को बताया और सचमुच वही होने वाला है। असम में हम लोग 126 सीट है और 100 सीट मिलके बीजेपी तीसरा बार वहां में सरकार करेगा। मतलब बीजेपी सेंचुरी मारेगा। फिर साथ में मैंने बोला असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार डबल सेंचुरी मारेगा, डबल सेंचुरी मारेगा। इस बार हम लोग 200 सीट लेके सरकार बनाने वाला हूं। बीजेपी का सरकार होने वाला है, मोदी जी का सरकार होने वाला है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल से ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। 4 मई को जब काउंटिंग शुरू होगी तो दोपहर 1 बजे तक जनता टीएमसी सरकार को विदाई दे चुकी होगी। एक लंबे समय के बाद बंगाल के अंदर सुशासन की शुरुआत होने वाली। कवि गुरु की कल्पना का, महर्षि अरविंद की कल्पना का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, 4 मई को काउंटिंग है। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में कोई खेला नहीं होगा, बीजेपी की जीत होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि खेला तो इस बार भी होगा, लेकिन इस बार के खेला का नाम दुर्दांत खेला है और बीजेपी में दम हो तो ईमानदारी से खेले, वरना दम दबाकर भाग जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी ने इस चुनाव को जंग में तब्दील कर दिया है, तो बंगाल की जनता बदला लेगी। वोट के जरिए बीजेपी को सबक सिखाएगी। বিজেপির নেতাদের 100 প্লেন নিয়ে এসছে বাংলায় আর কয়েকশো ফ্লাইট হেলিকপ্টার নিয়ে এসছে। সব রাজ্য থেকে যত ফোর্স
সব নিয়ে এসছে। আর এ ফোর্স তো পালিয়ে যাবে দুদিন বাদে, তখন কি হবে? ইলেকশনের পরে তো বলবেন তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। এই কটা দিন সহ্য করুন এবং ভোটের বাক্সে বদলা নিন ভোটের মধ্যে দিয়ে। মনে রাখবেন, বদল আগে বলেছিলাম 11 সালে, বদলা নয় বদল চাই। এবার বলছি বদল নয় বদলা চাই, গণতন্ত্রের বদলা। একটা করে ভোট দেবেন আর বলবেন দিলাম গেথে। খেলা তো হবেই, খেলাটার নাম দুরন্ত খেলা। এসো খেলবে, এসো, সাহস থাকলে খেলো, আর না থাকলে লেজ গুটিয়ে পালাও। বাংলাকে আমরা লঙ্কা কাণ্ড করে আগুন লাগাতে দেব না। ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी के नेता सैकड़ों विमान और हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, देश के सभी राज्यों से मंगाकर फोर्स लगा दी है, लेकिन ये फोर्स चुनाव के बाद लौट जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ममता ने कहा कि 2011 में उन्होंने बदलाव के लिए वोट मांगा था, लेकिन इस बार वो बदले के लिए वोट मांग रही हैं, क्योंकि वो बंगाल को लंका की तरह जलाने नहीं देंगी। आगे बढ़ते हैं। मेदिनीपुर और उसके आसपास जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताती हूं। मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। इस सीट पर पिछले इलेक्शन में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 2000 से भी कम वोटों से हराया था। ममता भवानीपुर से बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। इस बार सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। भवानीपुर में उनका मुकाबला ममता बनर्जी से है और नंदीग्राम में सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता बनर्जी ने पवित्रा कर को मैदान में उतारा है। वैसे तो नंदीग्राम में इस बार 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। सुवेंदु अधिकारी ने आज दावा किया कि नंदीग्राम सीट पर वो उनकी जीत तय है और पूर्वी मेदिनीपुर में सभी 16 सीटों पर इस बार बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि इस बार तो जिले के मुसलमान भी बीजेपी को वोट देंगे, ममता के साथ नहीं जाएंगे। 21 में नंदीग्राम में और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार थे, इस बार जनता तैयार है। पार्लियामेंट चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को 49% वोट मिला और आउट ऑफ 15 सीट में बीजेपी का लीड है। इस बार 16 सीट ही जीतेगा और 55% वोट मिलेगा। इस बार पूरा के पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। मुस्लिम की आधार पर वोट करेगी, वो वोट आईएसएफ को देगा और एडुकेटेड मुस्लिम है, उनका वोट भी बीजेपी को ओर जाएगा। आप सनातन के पोस्टर हो, आपको मुस्लिम वोट क्यों देंगे? आप तो खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हो, सवाल उठाते हो। नहीं, जो रेडिकल है उसके खिलाफ मेरा लड़ाई है। जामात जो भारतीय संस्कृति का साथ जुड़ा नहीं है। मुसलमान मस्जिद बनाएगा, हिंदू मंदिर बनाएगा, सिख गुरुद्वारा बनाएगा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अपने जमीन में बनाओ, अपने निधि कलेक्ट करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कौन है? ये हुमायूं कौन है? अकबर कौन है? शाहजहां कौन है? बाबर कौन है? औरंगजेब कौन है? ये लोग कौन है? ये तो लूटने के लिए हमारे देश में आया, मंदिर तोड़ा, कन्वर्सन किया, रिलीजियस कन्वर्सन किया, धर्मांतरित करने का काम किया और हमारी माँ, बेटी, बहन सबके ऊपर बलात्कार किया, अत्याचार किया। ये लोग का नाम निशान हम लोग नहीं लिखने दूंगा। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बंगाल के चुनाव बांग्ला और सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। अब तक बीजेपी इसका संघर्ष कर रही थी। सुवेंदु ने कहा कि इस बार जनता ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सिर्फ तुष्टीकरण करती हैं। बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, लेकिन पब्लिक अपने वोट से यह साजिश नाकाम कर देगी। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संघर्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार
अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है। ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है, भारतीय संस्कृति बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अरबी संस्कृति और बोरखा संस्कृति, ये संस्कृति के खिलाफ बंगाली माँ बहन आगे आकर लड़ रहा है। और बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है, कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स पिछले लंबे वक्त से ग्राउंड जीरो पर पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। कल 152 सीटों पर फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। उन्होंने हर सीट पर जाकर लोगों के मिजाज को, वहां के समीकरणों को जानने समझने की कोशिश की और अब वो रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। तो एक एक कर उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स यहाँ जुड़े हुए हैं। नंदीग्राम की बात करें तो पूर्वी मेदिनीपुर में आता है। कल पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास बांकुरा, पुरुलिया और पूर्वी बर्धमान में भी वोटिंग होनी है। इस इलाके से हमारे संवाददाता पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछले महीने भर से भी ज्यादा वक्त से इस पूरे रीजन में जमे हुए हैं। पवन, अभी आप ही का एक्सक्लूसिव बातचीत जो है वो मैं सुन रही थी सुवेंदु अधिकारी से, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो 90% से भी ज्यादा लाएंगे। 152 का 90 देखूं तो 136 जाकर बैठता है। आपका असेसमेंट क्या आता है? इस हिसाब से तो बीजेपी फर्स्ट फेज में ही सत्ता के करीब पहुंच जाएगी और नंदीग्राम से सीएम सुवेंदु। देखिए पिनास, मैं पिछले 22 मार्च से लगातार यहां हूं और जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं उत्तर बंगाल, उसमें घूमा हूं। बांकुरा, पुरुलिया, आसनसोल, दुर्गापुर, पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी बर्धमान, ये वो इलाके हैं जो हमने घूमा है। बीजेपी यहां से होपफुल इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब दक्षिण बंगाल ने बीजेपी को निराश किया था तो ये वो इलाका था जहां पर 2/3 सीटें बीजेपी को मिली थी। यानी जब बीजेपी का नाम लेने का दबाव था, लोगों पे ना लेने का एक डर था, तब अगर बीजेपी ने ऐसा परफॉर्म किया था तो अब की बार वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ममता दीदी के खिलाफ नाराजगी है। पुरुलिया, बांकुरा जैसे इलाकों में जो एससी रिजर्व सीट हैं वहां बीजेपी को ढंग से समर्थन मिलता है। आरएसएस वहां काम करता रहा है, तो ये वो फर्टाइल लैंड नजर आती है बीजेपी को जहां से वो कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो चूंकि कलकत्ता से पुरुलिया की, बांकुरा की, इस इलाके की दूरी ज्यादा है, विकास कम है, यहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो बहुत से लोग हल्दिया में, यहां से कोलकाता में या फिर पूरे भारत काम करने जाते हैं, प्रवासी मजदूर हैं। तो वो टीस है कि इंडस्ट्री नहीं है, तो नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, टीस ये कि रोजगार नहीं है और जो स्थानीय स्तर पर दबंगई होती है, पॉलिटिकल दबंगई, उसके खिलाफ नाराजगी है। अब ये सब माहौल ऐसा है कि बीजेपी को लगता है कि अगर हम इस पर कैपिटलाइज करें तो यहां कन्वर्जन हो सकता है। पिछली बार पूर्वी मेदिनीपुर इलाके में ममता बनर्जी आई थी, भले ही वो नंदीग्राम से हार गई, लेकिन उनका यहां आना पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर के किले को बचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया और उसका नतीजा यह रहा कि जो कांथी अधिकारी ब्रदर्स का इलाका है जहां क्लीन स्वीप हो सकता था, वहां टीएमसी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रही थी। अब की बार ममता यहां नहीं आई है, तो एक रीजन यह है कि कम से कम पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जैसे इलाके में जहां अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी सांसद रहे हैं, भाई विधायक रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि अधिकारी ब्रदर्स का इलाका है, तो 2 जिलों पे सीधा प्रभाव अधिकारी ब्रदर्स का है। एससी एसटी कम्युनिटी में बीजेपी की पहुंच अच्छी है, तो पुरुलिया और बांकुरा वो बेल्ट है जंगल महल इलाके की जहां उनका असर है। दुर्गापुर वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहां बीजेपी जीत का स्वाद चख चुकी है और ये सारे सेंटिमेंट मिलकर एक कोशिश करते हैं बीजेपी के पक्ष की। बस एक आखिरी लाइन, महिलाओं के बीच अभी भी ममता दीदी की योजनाओं का पैसा काम कर रहा है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, और वही टीएमसी के लिए इस चुनाव की सेविंग ग्रेस हो सकता है। चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच पूर्वी मेदिनीपुर के साथ साथ कल पश्चिमी मेदिनीपुर की भी 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2021 में टीएमसी ने
वेस्ट मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें जीती थीं। बाकी की 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। यहां हिंदू आबादी 85% है, मुस्लिम वोट करीब 10% है। एसआईआर के बाद पश्चिमी मेदिनीपुर में लगभग 42,000 वोट कट गए हैं। वेस्ट मेदिनीपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट खड़गपुर सदर, जहां से बीजेपी के पूर्व बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष चुनाव लड़ रहे हैं। दिलीप घोष का मुकाबला टीएमसी से प्रदीप सरकार से है। लेफ्ट के मधुसूदन राय और कांग्रेस के डॉक्टर प्रिया चक्रवर्ती भी खड़गपुर सदर से मैदान में उतरे हैं। खड़गपुर सदर सीट पर पिछले 2 चुनाव लगातार बीजेपी जीती है। 2016 में दिलीप घोष जीते थे। 2021 में बीजेपी के हिरण्यम चटर्जी ने खड़गपुर सीट जीती थी और इसीलिए दिलीप घोष को यकीन है कि इस सीट पर लगातार तीसरी बार भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। खड़गपुर में चैलेंज तो जीतने के बाद शुरू होगा, क्योंकि खड़गपुर का सुधारना, विकास करना, बहुत पुराना शहर है, टूटा फूटा खंडहर जैसा, रास्ता ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, आवागमन की सुविधा, एडमिनिस्ट्रेशन समस्या, हेल्थ, एजुकेशन सब डिस्टर्ब है। तो इसलिए उसको फॉर्म में लाना है और पूरा बंगाल में परिवर्तन करके देश के साथ आगे बढ़ना है, ये चैलेंज है। चुनाव तो यहाँ कई चुनाव हम लोग जीतते हैं लगातार, यहाँ के लोग भाजपा के साथ ही हैं। इस बार भी जीतेंगे। इस बार 1 लाख वोट का टारगेट हमने रखा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप सरकार ने कहा है कि बीजेपी हमेशा खड़गपुर में बाहरी लोगों को टिकट देती है जो चुनाव जीतकर भाग जाते हैं और इसलिए इस बार यहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। जनता उसी को सपोर्ट करेगी जो सुख दुख में जनता के साथ रहता है। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी का कोई दुख सुख अवेलेबल हूँ। मैं खड़गपुर का बेटा हूँ, खड़गपुर में रहता हूँ, हम बाहर वाला नहीं हूँ। हिरन भी बाहर वाला था, ये जो दिलीप घोष जो मेरे खिलाफ खड़ा हो वो भी बाहर वाला है, लेकिन इस बार कामयाब नहीं होगा क्योंकि पहले से हम लोगों को पता चल गया कि बीजेपी क्या कर सकता है। पहला बात है, स्ट्रैटेजी एक ही है। हम लोग 5 साल हम हारने के बाद भी खड़गपुर का आदमी को धोखा नहीं देके खड़गपुर का आदमी के लिए काम किया। और जो मेरे खिलाफ जो जीता हिरन चट्टोपाध्याय बीजेपी का उम्मीदवार, वो जीतने के बाद खड़गपुर का आदमी उसको कभी देखा नहीं। मेदिनीपुर और खड़गपुर की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमारे संवाददाता ओंकार सरकार के पास चलते हैं। ओंकार, अगर आपसे बात करूं तो पिछले 20 साल में आपने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव देखे होंगे। इस बार का चुनाव कैसे अलग है? आपको लगता है जैमिंग मुक्त, सोर्स मुक्त और भय मुक्त चुनाव होगा इस बार? पिनास, पिछले 45 दिनों से अधिक समय से बंगाल के अलग अलग जिलों पे, अलग अलग विधानसभाओं पे मैं घुमा हूँ। अलग अलग लोगों से मैंने बात किया है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ बातचीत किया है, अलग अलग वोटरों के साथ बात की है। तो इन वोटरों में से एक बात साफ साफ आ रहा है कि वोट के दिन वोट के केंद्र तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, भय है कि अगर चुनाव सही जगह पे, वो चुनाव सही समय पे नहीं दिए या फिर किसी के दबाव पे नहीं डाले तो उनके साथ कुछ अनर्थ हो सकता है। तो इस बार जैसे कि लोगों के मन में ये भय नहीं है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग जगहों पे सीआईएसएफ, सीएएसएफ के जो जवान पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मनों में और भी मनोबल बढ़ा रहे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग लगातार ये कहता हुआ जा रहा है कि भय मुक्त चुनाव इस बार किया जाएगा। तो भय मुक्त चुनाव के जो ये वार्ता लगातार चुनाव आयोग से दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हौसला जुटा रहा है वोटरों के मन पे। तो इस बार ये माना जा सकता है कि सोर्स मुक्त वोट, बूथ जैमिंग मुक्त वोट इस बार देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल को पहले चरण में। तो इसके अलावा अगर इस जिले के बारे में बात किया जाए तो इस जिले में जो समस्याएं हैं, वो समस्या के बारे में बात करते हुए आम जनता का जो कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो जवान है, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं काम के तलाश में। तो घर पे वो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा उनके मन। जी, तो यही रोजगार की अपॉर्चुनिटी ना मिलना और जो प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं वो वहां पर नहीं हुआ है उस तरह का विकास, तो वो एक फैक्टर जो है, जैसे एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी काफी पिचन भी कर रही है, वो इस रीजन में एक बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है। और चुनाव में सख्ती दिख रही है तो लग रहा है कि हाँ, वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर डर से आगे निकल कर पहुंचेगा। इस बीच मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। मुर्शिदाबाद में 2/3 आबादी
मुसलमानों की है। पिछली बार टीएमसी ने मुर्शिदाबाद जिले की 22 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी मुर्शिदाबाद में काफी जोर आजमाइश कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट से कांग्रेस के पूर्व बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मुर्शिदाबाद में टीएमसी का मुस्लिम चेहरा रहे हुमायूं खबीर भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। हुमायूं खबीर खुद को मुर्शिदाबाद की नोएडा सीट से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में मुर्शिदाबाद का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनाव आयोग ने इस बार सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, बीरभूम, मालदा जिलों में ही तैनात की है। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद, एसआईआर के बाद यहां 4,59,000 वोटर घट गए हैं और इसका असर इस बार के नतीजों पर भी दिख सकता है। इस पर और बात करने के लिए चलते हैं मुर्शिदाबाद में हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी के पास। हुसैन, पिछले एक लंबे अरसे से आप उन तमाम इलाकों में जा रहे हैं, हमारे लिए रोज रात को शो लेकर आते हैं। मोदी, ममता और मुसलमान, इस पूरे मुस्लिम बहुल बेल्ट का मिजाज क्या कहता हुआ आपको नजर आया? मुस्लिम कंसोलिडेट हो रहे हैं या फिर बट रहे हैं नए नए फैक्टर्स आने से? पिनाज, उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद ये मुसलमानों के असर वाले ज़िले हैं। उत्तर दिनाजपुर में करीब 50%, मालदा में करीब 52% और मुर्शिदाबाद में 67 से 68% मुसलमान मतदाता हैं। और पिछला डेटा आप बता ही चुकी हैं, इसलिए मैं बहुत कम लफ्ज़ों में समेटता हूँ। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, वापस लौटती दिख रही है और वहाँ मुसलमानों का वोट बट रहा है। जैसे मालदा का मोथाबाड़ी वो जगह है, वो विधानसभा है जहां पर हमने बीडीओ ऑफिस में किस तरीके से न्यायिक अधिकारी बंधक बनाए गए थे, बंधक कांड हुआ, तो उसके बाद की सारी चीज़ें हम सबके सामने हैं। वो एक ऐसा रीजन है, वहां पर कांग्रेस की बात हो रही है। सूजापुर में कांग्रेस की बात हो रही है, रतुआ में कुछ कांग्रेस की बात हो रही है। यहाँ मुर्शिदाबाद जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की बात हो रही है। और बहुत बड़े इसमें जो रीजंस आ रहे हैं वो है, एक तो सबसे पहला एसआईआर और दूसरा एक वक्फ की भी बात मुसलमान कर रहा है। आमतौर से अगर देखें उसका सीधा जो फोकस है वो यही रहा है कि एसआईआर बीजेपी लेकर आई है तो बीजेपी को रोकना है। अब बीजेपी पिछली बार साल 2021 में मुर्शिदाबाद की बहरामपुर सीट जीती थी और मुर्शिदाबाद जो विधानसभा है वो भी जीती थी, यानी 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। मालदा में 12 में से 4 में कब्जा किया था और उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 2 सीटों पर उसने कब्जा किया था। इस बार भी बीजेपी अपनी उस स्ट्रेटेजी को जिसमें टीएमसी को वो एक मुसलमान परस्त पार्टी के तौर पर दिखाने की कोशिश जो उसकी रहती है, उसमें वो काम कर रही है। और मुसलमानों के पास जो एक ऑप्शन है कि वो कैसे एसआईआर का जवाब दे और कैसे एसआईआर की नाराजगी को काउंटर करे और उसे अपने वोट के जरिए रिफ्लेक्ट करे। इसमें कुछ जगहों पर उसका वोट बट रहा है और कुछ जगहों पर वो कांग्रेस के साथ जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पर ज्यादातर लोग दीदी को सपोर्ट करने की बात करते हुए नजर आए और दीदी की बात मैंने ज्यादातर इलाकों में सुनाई दी मुझे। खास तौर से जहां मैं खड़ा हूं ये बहरामपुर विधानसभा और यहां से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैवीवेट हैं वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत टफ ये बैटल यहां की होने वाली है क्योंकि टीएमसी से जो यहां के उम्मीदवार हैं वो भी काफी अच्छा कंटेस्ट कर रहे हैं, यहां के लोग बता रहे हैं। नाड़ू गोपाल मुखर्जी और यहां से जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी के ही हैं और उन्हीं को यहां की उम्मीदवारी सौंपी गई है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंट्स यहां के ये कह रहे हैं कि अधीर दा को शायद थोड़ी एज हो सकती है, इसमें कई सारे पहलू काम कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए और वक्त ये बताएगा। लेकिन मुसलमानों का ओवरऑल जो रुझान है वो टीएमसी की तरफ और उसके बाद जो बच रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन हाँ, कांग्रेस भी कुछ मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होती नजर आ रही है। इस बीच मुर्शिदाबाद के पड़ोसी जिले मालदा की बात करें तो वहां पर भी फर्स्ट फेज में 12 सीटों पर मतदान होगा। मालदा भी मुस्लिम डोमिनेट जिला है, यहाँ की 66% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। 2021 में टीएमसी ने यहाँ 12 में से 8 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें आई थी। एसआईआर के बाद इस बार मालदा में 2 लाख से ज्यादा वोटर कम हो गए हैं। मालदा में सबसे ज्यादा मालतीपुर सीट पर लोगों की नजर है, जहां से कांग्रेस की तजुर्बेकार नेता और पूर्व सांसद मौसम नूर चुनाव लड़ रही हैं। मौसम नूर ने टीएमसी से कांग्रेस में वापसी की है। वो मालदा से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे एबीए गनी खान चौधरी के खानदान से हैं। मालतीपुर सीट पर मौसम नूर का मुकाबला टीएमसी के सिटिंग एमएलए अब्दुल रहीम बख्शी से है।
मालदा के पड़ोसी कूच बिहार, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में माहौल कैसा है, जानने के लिए चलते हैं इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य के साथ। मनीष, कोलकाता से घूमते हुए आप एक एक रीजन कवर करते हुए मालदा पहुंच गए हैं, क्या लगता है आपको हिंदू वोटर का मिजाज क्या है? मुस्लिम वोटर का मिजाज तो हमने जान लिया, हिंदू वोटर का मिजाज क्या है? क्या वो एकमुश्त होकर एक तरफा वोट करेगा? देखिए पिनास, 40 दिन हो गए हैं मुझको और 40 दिन में अधिकांश मैं नॉर्थ बंगाल के इसी इलाके में घूमा हूं जिसको पश्चिम बंगाल का सिल्क रूट कहा जाता है। और जी हाँ, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी की पकड़ अच्छी है, लेकिन मेरा असेसमेंट जो लोगों से बातचीत करके, लोगों से मुलाकात करके जो है वो ये है कि इस बार बीजेपी बहुत बेहतर करने जा रही है पिछली बार से बहुत ज़्यादा, और उसकी कई वजहें हैं। उसमें कुछ वजहों को भी मैं आपको गिनाता हूँ। अभी नॉर्थ बंगाल में ममता बनर्जी के दौरे बहुत हुए थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद अचानक से उनका प्रचार थम गया। लेकिन जैसे ही मोथाबाड़ी की घटना हुई, वहाँ से हम मान सकते हैं कि टीएमसी के अगेंस्ट माहौल बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि शबीना यास्मीन का जब नाम सामने आया इसमें कॉन्स्पिरेटर के तौर पर, उसके बाद मुसलमान वोट बंटने शुरू हो गए। इसी इलाके में तमाम लोगों से हमारी बातचीत, उन्होंने कहा यहाँ दंगा बहुत ज़्यादा हुआ, ममता बनर्जी आई, उन्होंने घर देने तक का वादा किया, लेकिन जब पैरामिलिट्री फोर्सेज आई तब जाके हमको विश्वास हुआ और हम घर से बाहर निकले। अब इस सिल्क रूट की आप बात कर लीजिए, सिल्क उद्योग से लेके SC ST वर्ग के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खेती बाड़ी, आम की फसल, और यहाँ से लेके दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, यहाँ तक के व्यापार एक बहुत बड़ा हब है, पश्चिम बंगाल की जान मानी जाती है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस सिल्क रूट से लेके आखिरी तक के जिस तरीके से एक समुदाय का जबरन व्यापार पर आधिपत्य हो जाना, घुसपैठ का मुद्दा, दंगा, इस वजह से कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब जब पैरामिलिट्री फोर्सेज आई तब तक उनके अंदर जान में जान आई। और या एक शब्द में कहें, जब हम पूछें तो आपको क्या लगता है, तो उनका एक बात ज़रूर वाक्य निकल के आता है कि ये बार जो है कहीं ना कहीं आखिरी वक्त है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, लेकिन इस मौके को भुनाना है। और हिंदू जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है। और यही वजह है, आप देखिए कि अगर आप इंग्लिश बाजार मालदा से लेके सीधे मालतीपुर मौसम नूर की तरफ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमान हर जगह दिखता तो जरूर भीड़ में है, लेकिन उससे ज़्यादा हिंदू एकजुट होकर दिखता है, सड़क पर दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर दिखता है, ममता बनर्जी के दौरे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। रोजगार का बहुत अहम मुद्दा है यहाँ पर लोगों में, वो ये कह रहे हैं कि व्यापार में तो यहाँ पर एम फैक्टर हावी होता चला जा रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हिंदू घर के जो वोटर्स हैं या हमारे बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम दार्जिलिंग सिल्क रूट तक के जो व्यापार है वहाँ पर नौकरी चाकरी तो मिले। इस कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ वो वोट देना चाहते हैं। और ये एकजुटता दिखाती है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ बंगाल में इस बार बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त बढ़त है। और बीजेपी इस बात को लेकर सेटिस्फाइड है कि पहले चरण में अगर इस बम्पर वोटिंग से उसको फायदा मिलता है तो यकीनन बीजेपी बहुत तगड़े से एज लेगी और इस बार मौसम पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। तो मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा, ओंकार सरकार और हुसैन रिजवी ने जो बताया उससे तो लगता है कि फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर मुकाबला कांटे का है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस इलाके में उसकी सीटें बढ़ेंगी। कांग्रेस भी ताकत लगा रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस को बंगाल में वजूद बचाना है तो यही इलाका उसकी उम्मीदें पूरी कर सकता है। इसलिए कांग्रेस ने यहां से अधीर रंजन चौधरी को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कैंपेन किया। हुमायूं कबीर भी ममता के मुस्लिम वोट में सेंध लगा सकते हैं। SIR के कारण इन इलाकों में बड़ी संख्या में वोट भी कटे हैं, और इन सब फैक्टर्स को अगर आप जोड़कर देखें तो इन 152 सीटों पर जो समीकरण बन रहे हैं वो ममता की पार्टी को नुकसान की तरफ इशारा जरूर करते हैं, और इसीलिए ममता टेंशन में दिख रही हैं। लेकिन ममता फाइटर हैं। बंगाल में उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है, वो राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं, और इसीलिए इस माहौल में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। बंगाल में मतदाताओं में उत्साह, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं, और कल पोलिंग बूथ्स का माहौल देखकर अंदाजा लगेगा कि बंगाल में हवा किस तरफ बह रही है। चुनाव आयोग के अफसर पहले दौर की वोटिंग की तैयारियों में लगे हुए हैं, और राजनीतिक दलों ने उन इलाकों का रुख कर लिया है जहां सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है। जिन 142 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है उन पर कैंपेन तेज हो गया है। इन इलाकों में बीजेपी की तरफ से आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने पब्लिक मीटिंग्स की। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने दमदम, हावड़ा और सप्तग्राम में रैलियां की।
सोनारपुर में रोड शो किया। दमदम की रैली में अमित शाह ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की शह पर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। कवि गुरु और विवेकानंद जी की भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं कह कर जाता हूं, ममता दीदी जितना जोर लगाना है लगा लो, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी, नहीं। आज योगी आदित्यनाथ भी कोलकाता में थे। योगी ने हावड़ा और कोलकाता में 3 रैलियां की। योगी ने हर जगह बंगाल की अस्मिता और बंगला कल्चर का सवाल उठाया। योगी ने कहा कि ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया। अब बंगाल में बदलाव होगा, बंगाल के कल्चर को रिवाइव किया जाएगा। बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां, उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बीजेपी के हमलों का जवाब दिया अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने आज नॉर्थ और साउथ 24 परगना में रैलियां की, रोड शो निकाले और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हुमायूं कबीर, नौशाद सिद्दीकी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को पैसे देकर चुनाव लड़वा रही है ताकि ममता बनर्जी के वोट काटे जा सके। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी की पूरी केंद्र सरकार और 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बंगाल में डेरा डाल रखा है और दूसरी तरफ अकेले ममता बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस जंग में जीत ममता दीदी की ही होगी क्योंकि ममता के साथ बंगाल की जनता है। আপনি দেখুন, একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 16টা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, 28টা রাজ্যপাল, প্রায় 20টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী,
ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ইলেকশন কমিশন, মিডিয়া সব এদের সাথে। আর অন্যদিকে বাংলার মানুষ আর সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটুকু আঁচড় কাটতে পারছে না। এই হচ্ছে মানুষের ক্ষমতা। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच एजेंसियों से अपनी केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री बार बार प्रचार करने बंगाल आ रहे हैं, गृह मंत्री ने डेरा डाल रखा है, फिर भी ममता बनर्जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी, ये तय है। पिछले इलेक्शन के चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जिन 142 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, वहां ममता बनर्जी का पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि 2021 में इन 142 में से 123 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। यानी तृणमूल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 85% से ज्यादा था। इसलिए ममता बनर्जी को सेकेंड फेज से ज्यादा उम्मीद है और बीजेपी इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कल तमिलनाडु में भी सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वैसे तो तमिलनाडु में मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। कांग्रेस डीएमके के साथ है, बीजेपी का अलायंस एआईएडीएमके के साथ है। लेकिन तमिलनाडु में तीसरे बड़े खिलाड़ी हैं तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय। तमिलनाडु के कैंपेन में लोकल इश्यूज ही हावी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महिला आरक्षण बिल की खूब चर्चा हुई और वोटिंग से पहले 24 घंटों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से राजनीति गर्मा गई। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा था। आज बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और खड़गे के खिलाफ एक्शन की मांग की। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर खड़गे से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेता मोदी का बार बार अपमान करते हैं, कभी उन्हें मौत का सौदागर तो कभी आतंकवादी कहते हैं। प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदागर कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने, और उसके बाद जितना शब्द प्रधानमंत्री जी के ऊपर में जो उपयोग किया है, चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच इंसान कहा है, चाहे वो कमांडर इन थीफ कहा है, पॉइजनस स्नेक, जहरीला सांप कहा है, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं कहा। लेकिन आज तो सारा जो सीमाएं है वो लांघ दिया है, सीमाएं पार कर दिया है। बीजेपी खड़गे के बयान को इमोशनल इशू बना रही है, लेकिन क्या बीजेपी को तमिलनाडु में इसका फायदा मिलेगा? तमिलनाडु में सियासी माहौल कैसा है, ये जानने के लिए चेन्नई चलते हैं। चेन्नई से इंडिया टीवी के एसोसिएट एडिटर टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवन, आप लगातार तमिलनाडु में ग्राउंड जीरो पे जाके कवरेज कर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, इस बार क्या होने वाला है? देखिए पिनास, पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक स्पष्टता जो है वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि एज जो है वो रूलिंग पार्टी को यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बड़ी वजह जो है वो एक्टर विजय हैं, जो पहली बार चुनाव मैदान में हैं। उनका जो यूफोरिया है वो जमीन पर बहुत जबरदस्त तरीके से देख रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वो जो फैन बेस है वो वोटर्स में तब्दील होता है, क्योंकि एक बड़ी कमजोरी उनके यहाँ पर हम जमीन पर देख पा रहे हैं ये है कि उनके पास संगठन की कमी है, बूथ तक लोगों को, वोटर्स को लेकर आने के लिए लोगों की कमी है। तो ये क्या उनके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं पिनास, वो भी इस बारे में बटे हुए हैं कि आखिर विजय वोट काट रहे हैं तो किसका काट रहे हैं, क्योंकि विजय खुद नहीं जीत रहे हैं, वो किसी एक पार्टी को यहाँ पर हराने वाले हैं। वो कौन पार्टी होगी, इस पे बहुत बड़ा यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को एन मास अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिस वजह से डीएमके को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो यूथ वोटर जो हैं और महिला वोटर्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दोनों ही वोट बैंक जो है वो डीएमके का वोट बैंक है। इससे एआईडीएमके, एनडीए, बीजेपी गठबंधन को फायदा होगा, लेकिन ये देखना होगा कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो पूरा देश जो है लगातार इस बात को पूछ रहा है कि क्या विजय
तमिलनाडु के प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं, ऐसा जमीन पर नहीं लग रहा है। वो सॉलिड 12% से लेकर उससे ऊपर जितना भी वो जाते हैं वो डिसाइड करेंगे कि तमिलनाडु जो है इस बार कौन सी पार्टी तमिलनाडु में सरकार बना रही है। हालांकि ओवरऑल अगर हम सारे रीजंस की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीएमके को थोड़ा सा एज है। इसकी वजह यह है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन की छवि एज ए प्रशासनिक बहुत अच्छी छवि वो यहाँ पर रिटेन कर पाने में सफल रहे हैं। बिल्कुल चिरागवन, अगर वो किंग मेकर नहीं तो विजय कम से कम डिसरप्टर तो साबित हो ही सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, लेकिन सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके इस बार साइलेंट प्लेयर है। विजय की रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुट रही है। उनकी पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके में से किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इस पर तमिलनाडु के चुनाव नतीजे निर्भर करने वाले हैं। दिल्ली में आज एक सनसनीखेज वारदात हुई। साउथ ईस्ट दिल्ली की अमर कॉलोनी में घर में घुसकर सीनियर आईआरएस ऑफिसर की बेटी की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के आरोपी को कुछ ही घंटे में अरेस्ट कर लिया। पता लगा है कि घर के एक पुराने नौकर राहुल मीणा ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि राहुल मीणा आज करीब सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच सीनियर आईआरएस ऑफिसर के घर में घुसा। घर में 22 साल की बेटी अकेली थी। आरोपी ने लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर फोन के चार्जिंग केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त आईआरएस अधिकारी और उनकी वाइफ जिम गए थे। जब वो वापस लौटे तो बेटी घर में लहूलुहान पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह निशान मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो घर का पुराना नौकर राहुल मीणा घर में घुसता और फिर निकलता हुआ नजर आया। पुलिस ने राहुल की तलाश के लिए 15 टीमें बनाई। राजस्थान में भी उसकी तलाश की गई और शाम को उसे द्वारका से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राहुल मीणा 8 महीने पहले इसी घर में नौकर था। नौकरी के दौरान उसने आसपास के लोगों से पैसे उधार लिए और लौटाए नहीं। इसकी शिकायत मिलने पर 1.5 महीने पहले आईआरएस अधिकारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। आज वो फिर दिल्ली आया। आईआरएस ऑफिसर के घर की चाबी कहाँ रहती है ये उसे पहले से पता था, इसलिए वो आसानी से घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी घर में रखे 2.5 लाख रुपए भी चोरी करके ले गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रॉबरी के धाराएं लगाई और केस रजिस्टर किया। इसने घर में एक जो उनका कबर्ड है उसमें रैन चेक किया है और जैसा कि हमें कंप्लेनेंट साइड से पता चला कि उन्होंने करीबन 2 या 2.5 लाख रुपए जो है ये शायद लेके गया था वहाँ से। यस, और कुछ रिकवरी हमें हुई है जिसके बारे में हम बाद में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं आईआरएस ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। आरोपी राहुल मीणा राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। 25 दिन से वो अलवर के राजगढ़ में था। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले उसने राजगढ़ में गांव की एक महिला के साथ रेप किया। इसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल दिल्ली भाग आया और आज उसने अफसर की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि इस हत्यारे को कुछ ही घंटों में अरेस्ट कर लिया। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज इंडियन एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया। एक्सप्रेसवे पर आज सुखोई 30, जैगुआर, मिराज, तेजस जैसे फाइटर जेट्स ने लैंडिंग की। C-295 Mi-17 हेलीकॉप्टर भी एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतरे। दरअसल यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स का ये एयर शो हुआ। आज दोपहर 2 बजे इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर लैंडिंग की। इसके बाद जैगुआर ने उड़ान भरी। सुखोई, जैगुआर और मिराज फाइटर जेट्स ने भी टच एंड गो की प्रैक्टिस की। इसके बाद M-17 हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने सैन्य ऑपरेशन की मॉक ड्रिल की। इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस पर दूसरी बार ये एक्सरसाइज की जा रही है। इससे पहले जून 2023 में 4 घंटे फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्रिप पर
लैंडिंग की प्रैक्टिस की थी। और आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की 152 और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर कल वोटिंग होगी। कल बंगाल के कृष्णानगर और मथुरापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी। शाम को हावड़ा में मोदी रोड शो करेंगे। कल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल भक्तों के लिए खुल जाएंगे। आज की बात में इतना ही।